गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है? फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। फाइलम पोरीफेरा का थोड़ा सा मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। फाइलम पोरीफेरा में एक वर्ड आता है पोर, अर्थात इनकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। इन ऑस्टिया के ज़रिए क्या होता है, जितने भी फूड हैं और डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, पानी है, क्या होता है इनके बॉडी में उस ऑस्टिया के माध्यम से ही एंटर करता है, घुसता है। और इनमें जो डाइजेशन होता है भोजन का वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, दैट मीन्स सेल्स के अंदर। तो जो भी पानी के द्वारा इनके शरीर में भोजन के कण जाते हैं उनका इंट्रासेलुलर क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, अर्थात सेल के अंदर ही उनके डाइजेशन की प्रक्रिया को कर दिया जाता है। डाइजेशन के प्रोसेस को होने के बाद जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, दैट मीन्स जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सब पोरीफेरा के जो जंतु हैं उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ग्वाइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं। और उनके शरीर की गुहा अर्थात कैविटी को क्या बोला जाता है, तो स्पॉन्जोसील का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। लेकिन चूंकि पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट मीन्स उभयलिंगी होते हैं, तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब इसमें गैमेट का जब फ्यूजन हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या बनता है जाइगोट। वो जाइगोट डायरेक्टली एडल्ट में डेवलप नहीं कर जाता, बल्कि बीच में कुछ लार्वा अवस्थाएं आती हैं, इसलिए इसकी जो डेवलपमेंट होता है उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का नाम देते हैं। पोरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल उसके कौन कौन से हैं, यू स्पॉन्जिया है, ठीक है, और उसके बाद यू स्पॉन्जिया के बाद फिर स्पॉन्जिला है। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उसको स्पंज भी बोला जाता है, क्योंकि चूँकि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं तो इन छिद्रों में क्या होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। स्पंज का हम क्या यूज़ करते देखते हैं कि वो पानी को उसमें धारण करने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो उसी तरह से आज जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के भी, जैसे फाइलम पोरीफेरा के बारे में हमने पढ़ा, सिमिलर वे में इसमें भी है कि इसके भी जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली वो मैराइन होते हैं, समुद्री पानी में ही ये भी दिखने को आपको मिलेंगे। सेसाइल होते हैं, कुछ एनिमल सेसाइल होते हैं, नॉट ऑल। तो इसके कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सेसाइल का मतलब ये होता है, एनसीईआरटी के हिंदी में लिखा है स्थावर, माने सेसाइल मतलब होता है एक जगह में स्थिर रहने वाले। जैसे ये इसका आधार है, तो आधार में ये इस तरह से ये स्थिर होके पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेसाइल। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में देख लो, तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स एक तरह से सेसाइल होते हैं, दैट मीन्स वो एक ही जगह में स्थिर रहते हैं। उसके बाद में कुछ जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग होने का मतलब क्या है, वो इजीली पानी में, चूंकि समुद्र में पाए जाते हैं अधिकतर, तो इजीली पानी में क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। इसके शरीर में जो सिमेट्री पाई जाती है वो सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा जीव को बराबर भागों में अगर विभाजित करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री का नाम दिया जाता है। तो इसके एनिमल्स में कैसी सिमेट्री पाई जाती है, तो इसके एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसके बाद जिस तरह से आपने पोरीफेरा में मैंने आपको पढ़ाया था कि पोरीफेरा के एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसको हम कॉलर सेल्स का नाम देते हैं या ग्वाइनोसाइट्स बोलते हैं। उसी तरह से इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं, इस एनिमल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको नाइडोब्लास्ट सेल बोला जाता है या नाइडोसाइट बोला जाता है। और नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट क्या होते हैं, कंटेन करते हैं स्टिंगिंग सेल्स एंड निमेटोसाइट। इसमें इसकी विशेषता ये है, जैसे पता है हर एक फाइलम की एक अपनी
ऑस्कुलम है। उसी तरह से जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, फाइलम सिलेंट्रेटा की खासियत है उसमें पाए जाने वाली दंश कोशिकाएं। इसके सेल्स के पास क्या होते हैं? दंश कोशिकाएं रहते हैं, और वो दंश कोशिकाएं, इसको स्टिंगिंग से लिखा हुआ है, चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं। और दंश कोशिकाएं किस किस चीज में हेल्पफुल होती हैं? तो निमेटोसाइट मतलब दंश कोशिकाएं एनकरेज मैंने किसी चीज को पकड़ने के लिए हेल्पफुल होती है। डिफेंस अपने आप की रक्षा करने के लिए हेल्पफुल होती है, अपने आप को सेफ रखने के लिए ये हेल्पफुल होती है। और प्रे कैप्चर, अगर उनको कोई चीज पकड़ना है, ठीक है, प्रे कैप्चर का मतलब क्या है कि अगर इनको भूख लगी है और उनको किसी चीज को पकड़ना है तो भी ये अपने उन दंश कोशिकाओं का ही यूज करती हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? फाइलम सिलेंट्रेटा ये मोस्टली मैराइन होते हैं, सेसाइल मतलब एक जगह में स्थिर रहते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, जो सेसाइल होते हैं। इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनके सेल्स को क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल का नाम दिया जाता है। और सेल्स के पास क्या होती है? स्टिंगिंग सेल्स, जिसको हम दंश कोशिकाएं कहते हैं, वो पाए जाते हैं, अर्थात निमेटोसाइट। और निमेटोसाइट अर्थात जो दंश कोशिकाएं होती हैं वो किस में हेल्पफुल होती है? एनकरेज किसी चीज़ को पकड़ने में, डिफेंस मतलब अपने रक्षा के लिए, और प्रे कैप्चर मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, भोजन करने के लिए। क्योंकि हम जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जंतु को ही खाएंगे, तो समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिलेंट्रेटा में, वो क्या है? इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है टिश्यू लेवल का पाया जाता है। पोरीफेरा में कैसा पाया जा रहा था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी। लेकिन फाइलम सिलेंट्रेटा में क्या होता है? इसमें टिश्यूज लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। देन उसके बाद क्या है? इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है। दैट मीन्स इसमें केवल एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस होता है, बीच में जो मेसोडर्मिस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको कि हम द्विकोरकी नाम लेते हैं। और बीच में कहीं अनडिफरेंशिएटेड मीसोगिलिया भी इसमें पाया जाता है। डाइजेशन इसमें बोथ होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी अपने पोरीफेरा में मैंने आपको बताया था कि पोरीफेरा के एनिमल्स में जो डाइजेशन होता है वो केवल इंट्रासेलुलर होता है, सेल्स के अंदर। लेकिन इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। ठीक, अब इन दोनों में अंतर आप मुझे बताना कि इंटरसेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इसके पास क्या होती है? हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड माउथ। इसके पास एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। जैसे अभी हमने पोरीफेरा में मैंने आपको बताया कि पोरीफेरा के एनिमल्स में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं। तो उसी तरह से इसके बॉडी मतलब इसके एनिमल्स के बॉडी में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। इसमें मुख प्रेजेंट रहता है जो कि इसकी सिंगल ओपनिंग है। दैट मीन्स इसमें भोजन को लेने और भोजन को जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालने का इसमें केवल एक ही स्थान पाया जाता है। कुछ कोरल रीफ का आपने नाम सुना होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद हमारे में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पूरा कोरल्स का बना हुआ है। तो इसके जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का उनके ऊपर आवरण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एनिमल है, ठीक है, और इस एनिमल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। तो जब इस एनिमल की मृत्यु हो जाती है तो ये एनिमल तो मर जाता है, लेकिन इस एनिमल के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच जो आवरण पाया जाता है वो पड़ा रहता है। और उसी तरह से यहाँ एक एनिमल तो होता नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों एनिमल्स होते हैं। तो करोड़ों एनिमल्स जब मरते हैं तो करोड़ों की संख्या में क्या करते हैं, अपने जो कैल्शियम कार्बोनेट का बॉडी आवरण जो होता है वो यहाँ पे वो छोड़ के रखते हैं। तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो बॉडी आवरण जो है वो एक के ऊपर एक क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। और उसी तरह से फिर चट्टानों का निर्माण होता रहता है। और चट्टानों के ऊपर पूरा का पूरा द्वीप बसा हुआ है, जिसको आप लोग जानते होंगे। ऐसे केंद्र शासित वो प्रदेश है लक्षद्वीप, उसका नाम है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। उसके बाद इसमें 2 टाइप का क्या होता है, बॉडी पाई जाती है, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। तो इतना फिर से एक बार आप लोग को पूरा
रिवाइज हम करवा देते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, टिश्यू लेवल का होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है इसमें, दैट मीन्स इसमें मेसोडर्मिस नहीं पाया जाता। फिर डाइजेशन इसमें इंटर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसमें पाई जाती है, जैसे पोरीफेरा में स्पॉन्जोसिल कैविटी पाई जाती है। इसके बाद इसमें केवल सिंगल ओपनिंग होती है, अर्थात इसके पास केवल माउथ होता है जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण भी कर सकता है, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का एक ही स्थान होता है। और इसके जो जीव होते हैं सिलेंट्रेटा के, वो कोरस का निर्माण करते हैं। कोरस क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण होता है। और इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। इसमें 2 टाइप के बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स इसकी बॉडी जो होती है उसमें 2 तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। पहला होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा जो इसकी बॉडी टाइप होती है वो अम्ब्रेला शेप का होता है। इसकी जो बॉडी शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप होता है, छाती नुमा होता है, इस तरह से लटका हुआ होता है। और ये होता है फ्री लिविंग होता है, दैट मीन्स ये समुद्र के पानी में ये तैर सकता है। इस तरह की जो बॉडी युक्त सिलेंट्रेटा के एनिमल्स है उसके नाम है ऑरेलिया, जेलीफिश। ठीक, जेलीफिश जो है, ऑरेलिया जो है, उसमें मेड्यूसा टाइप का बॉडी अरेंजमेंट पाया जाता है। मेड्यूसा टाइप जो होती है वो अम्ब्रेला की तरह दिखने में होती है। दूसरा इसका जो बॉडी टाइप है पॉलिप शेप है, मतलब इसके जो एनिमल्स होते हैं वो 2 तरह के दिखने को मिलते हैं। दूसरा पॉलिप टाइप जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब क्या है, एक जगह में ये स्थिर रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडमिशिया। ठीक, एक तरह का जंतु है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, वो ओबेलिया है। ओबेलिया क्या कर सकता है, अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। रूप परिवर्तित का मतलब है वो मेड्यूसा, कभी वो मेड्यूसा का रूप धारण कर सकता है तो कभी वो पॉलिप बन सकता है। पॉलिप है तो वो मेड्यूसा भी बन सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर ओबेलिया मेड्यूसा के फॉर्म में है और उसको पॉलिप बनना है तो क्या करेगा, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और पॉलिप की आकृति को ग्रहण कर लेगा। और फिर से अगर उसको अब जैसे कि जो ओबेलिया है वो पॉलिप बन चुका है और फिर से उसको मेड्यूसा की आकृति को ग्रहण करना है तो क्या करेगा, वो सेक्सुअली अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो मेड्यूसा की आकृति को ग्रहण कर लेगा। सिलेंट्रेटा का कौन सा एनिमल्स, तो ओबेलिया। तो ये था पूरा सिलेंट्रेटा के बारे में पूरी जानकारी। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरेलिया, जेलीफिश जो है मेड्यूसा के एग्जाम्पल है, हाइड्रा और एडमिशिया जो है पॉलिप के एग्जाम्पल है, और ओबेलिया जो है वो उसमें मतलब उसमें एक मेटामॉर्फोसिस उसमें एक लक्षण पाया जाता है जिसका मतलब है रूप परिवर्तन। ठीक है, वो अपने रूप को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात किसमें, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक लड़का है, अगर वो लड़की बनना चाहे तो लड़की बन सकती है, और जब लड़की से लड़का भी उसको बनाया जा सकता है। किस तरह से, तो मेथड का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। तो ये था फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो उसको आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।